हाय एवरीवन, प्रैक्टिस सेट कर रहे थे हम लोग हेलो एल्केन्स हेलोरिन से रिलेटेड। और लास्ट लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक करा था। आगे बढ़े और क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें। अब 46 ये 4 कंपाउंड्स दिए हैं। पूछ रहा है कौन सा कंपाउंड सोडियम मिथॉक्साइड के साथ सबसे तेज़ी से रिएक्शन करेगा। फास्टेस्ट रिएक्शन विथ सोडियम मिथॉक्साइड। सोडियम मिथॉक्साइड के साथ सबसे तेज़ी से रिएक्शन कौन करेगा। और ये 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं। एक ए वाला कंपाउंड हुआ, बी में पारा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, सी में क्लोरोबेंजीन है और एक डी नंबर में मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ऐसा एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख ही ले हम लोग। 47 कह रहा है एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म फॉर अल्काइल हैलाइड ईच। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है किससे रिलेटेड, तो SN1 और SN2 से रिलेटेड। ठीक है, और यहाँ जो 4 ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन एन एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट increases the rate of SN2 reaction। बी नंबर में है competing reaction for an SN2 reaction is rearrangement। सी में SN1 reaction can be catalyzed by some Lewis acids। और एक डी नंबर में है ये वीक न्यूक्लियोफाइल and a protic solvent increases the rate of SN1 reaction। increases the rate of SN1 reaction। ये 4 दिए हैं, चारों के बारे में पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। बस अब ज़रा समझो। 46 नंबर जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, शायद ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे किए हुए हैं। सेम क्वेश्चन है लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था। रिएक्शन करवाना है सोडियम मिथॉक्साइड से। ठीक है, सोडियम मिथॉक्साइड मीन्स दिस वन। ये किस तरह का रिएजेंट है? ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज है या एक न्यूक्लियोफाइल है। हम जानते हैं कि एरोमेटिक सिस्टम में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना कॉमन नहीं है जितना कि एलिफेटिक में। और वजह इसका क्या होता है? वजह होता है यहाँ हेलोजन का लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में होता है एरोमेटिक रिंग का पाई के साथ। ऐसा रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, ऐसा यहाँ माइनस आता है। तो ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है इसके वजह से आसानी से यह ग्रुप हटता नहीं है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ा रेयर है इसके लिए, बहुत ही ज़्यादा रेयर। लेकिन फिर भी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं एरोमेटिक सिस्टम का। और वो कैसे करवाते हैं? तो ऑर्थो और पारा पे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा करके। ये थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ से देखोगे तो NO2 तो जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है।
और यह ग्रुप ऑर्थो और पारा पे अटैच्ड है। यहाँ केवल पारा पे है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ केवल मेटा पे है। तो इस केस में यह जो ऑर्थो पारा सब्सटीट्यूटेड है ना डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा इस न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में। हालांकि अरेंज करोगे तो सबसे ज़्यादा ए का हो जाएगा, उसके बाद फिर पारा वाला बी, इसके बाद मेटा में या डी, और सबसे कम हो जाएगा सी का, जिसमें कहीं ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का रेट बढ़ाना हो फॉर एरोमेटिक सिस्टम, देन हम लोग वहाँ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करेंगे आइदर ऑर्थो और पारा पे। वो ग्रुप आने से क्या करता है चैप्टर में हम लोग डिटेल कर चुके हैं, बस अभी ऑब्जेक्टिव में इतना याद रखोगे। बगल वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, SN1 SN2 से रिलेटेड गलत बात पूछा है कि इनकरेक्ट क्या है इन दोनों से रिलेटेड। ये जो 4 बातें लिखी हुई हैं, पहला कह रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन एन अप्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीजेज द रेट ऑफ SN2। बिल्कुल सही बात है यार। हम जानते हैं कि SN2 रिएक्शन का रेट जो है दोनों पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे भी और सबस्ट्रेट पे भी, और साथ ही साथ सॉल्वेंट यहाँ एप्रोटिक होता है, DMF DMSO टाइप का, याद करो पढ़े हुए हम लोग ऐसा। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। फिर है कंपीटिंग रिएक्शन फॉर एन SN2 रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट, कि SN2 रिएक्शन में वहाँ रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी होता है क्या? तो नहीं होता है। रीअरेंजमेंट होता है हमेशा वहाँ जहाँ कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। रीअरेंजमेंट हमेशा वहाँ होता है जहाँ कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, माने कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब हम जानते हैं कि SN2 रिएक्शन में तो किसी भी तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता है, उसमें तो सिंपली एक ट्रांजिशन स्टेट ही बनता है केवल। अब चूँकि SN2 रिएक्शन में किसी प्रकार का रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, तो वहाँ कोई रीअरेंजमेंट जैसा बात होना नहीं है। जबकि यहाँ कह रहा है कि नहीं, SN2 रिएक्शन में एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन कंपीट करता है, मतलब साथ साथ वो भी होता है। नहीं, वो SN1 में होता है, SN2 में नहीं होता, तो ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी ठीक होगा। फिर SN1 रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड बाय सम लेविस एसिड, ऑब्वियसली कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन का बनना जो है फेवर करता है लेविस एसिड का होना, तो ये ठीक है। और लास्ट में है कि SN1 रिएक्शन में जो है वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। तो चूंकि SN1 रिएक्शन तो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो वीक रहते या स्ट्रॉन्ग रहे चलेगा, लेकिन प्रोटिक सॉल्वेंट तो वहाँ रिएक्शन के रेट को इन्हांस करता ही है। तो बाकी के स्टेटमेंट सही थे, ये बी नंबर गलत है। रीअरेंजमेंट हमेशा SN1 रिएक्शन के लिए होता है, और SN1 नहीं याद रखोगे कि रीअरेंजमेंट वहीं हो पाता है जहाँ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, और जहाँ रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता है वहाँ रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं होता है, नहीं ही होता है, इतना याद रखना है। आगे अब देखिए हम लोग SN1 और SN2, ये तो ऐसे टॉपिक है ही, किसी भी तरह का एग्जाम दो और किसी भी लेवल का एग्जाम दो अब केमिस्ट्री से रिलेटेड, SN1 और SN2 की बातें ना करे हुए आपसे हो ही नहीं सकता है, करेगा ही करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 है ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, एक कंपाउंड है 2-मिथाइल ब्यूटेन, और कह रहा है इसका मोनोक्लोरिनेशन, एक बार क्लोरिनेशन करवा रहे हैं हम, तो यहाँ टोटल कितने कायरल कंपाउंड बनेंगे। आइसोमर तो सब पूछा ही नहीं, कायरल कंपाउंड कितने बनेंगे वे पूछा है तुमसे। ऑप्शंस दे दिया है 2, 4, 6, 8। इसको देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट 49 को देख लें। एक रिएक्शन लिखा हुआ, उसमें एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है। रिएक्शन है CH3Br Mg, यहाँ है C2H5O C2H5X बना, इसमें Y मिलाया इसने एसिड के प्रेजेंस में, तो यहाँ CH3 का होल 3 COH मिला। पूछा है इसमें कि X और Y क्या है, X और Y क्या है पूछा है। हालांकि ऑप्शन तो दिया ही है इसने, C2H5MgBr, Y की जगह CH3 2CO,
बी में यहाँ दिया है C2H5OH, यहाँ CH3Br, सी में CH3MgBr और यहाँ CH3 का होल 2CO। एक डी में है CH3MgBr और यहाँ CH3CHO। इन दोनों क्वेश्चंस को करें। सबसे पहला इस 2-मिथाइल ब्यूटेन का क्लोरीनेशन वाला बात समझो। स्ट्रक्चर ज़रा बनाया जाए इसका। ऐसा है ना, 2-मिथाइल ब्यूटेन, 2-मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्लोरीनेशन जब हम करेंगे तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो उसके लिए कितने तरह का कार्बन हाइड्रोजन है देखो। ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 2 डिग्री 3 डिग्री तो अलग ही हैं। 1 डिग्री वाले 3 कार्बन है जिसमें से ये दोनों सेम है, इन्वायरमेंट सेम है। CH3 के बगल में CH, CH3 के बगल में CH, लेकिन ये अलग है। इसमें CH3 के बगल में क्या लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है, तो वो अलग हो जाता है। तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। इसका मतलब यहाँ से 4 प्रोडक्ट बनने वाले हैं जब इसका क्लोरीनेशन करवाओगे तो। अब ये 4 कौन कौन से बनेंगे, एक बार 3 डिग्री पे जोड़ा जाए, CH3C, CH3 Cl, CH2 CH3 प्लस एक बार 2 डिग्री पे जोड़ा जाए, CH3 CH, CH3 CH Cl CH3। एक बार इस पे जोड़ दिया जाए, CH3 CH, CH3 CH2 CH2 Cl। एक बार इन दोनों में से कहीं एक जगह जोड़ दिया जाए, यहाँ जोड़ दो, तो CH3 CH, यहाँ CH2 Cl, ये CH2 CH3। एक 4 प्रोडक्ट। अब देखो कि ये चारों में से जो है कौन कायरल कंपाउंड है। अब कायरल कंपाउंड देखने का सिंपल तरीका है कि आप एसिमेट्रिक कार्बन देख लो, कायरल कार्बन देख लो कि वैसा कोई कार्बन है क्या जिसके चारों बॉन्ड 4 अलग अलग ग्रुप से हैं। इस कार्बन को देखो। अब इस कार्बन में देखोगे तो इसमें 2 CH3 हैं जो सेम ही हैं, तो ये तो कायरल नहीं होगा। इसमें देखो इस कंपाउंड को, शायद कायरल है। एक CH3 है, एक Cl है, एक H है और चौथा ये पूरा है, तो ये कायरल सेंटर है। इसमें देखोगे तो इसमें वैसा कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। ये कार्बन को देखोगे CH3 सेम ही हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन सेम हो जा रहा है। अब इसको देखो तो इस कार्बन को देखोगे तो शायद कायरल समझ में आएगा। एक CH3, एक H, एक CH2 Cl और एक ही पूरा, चारों डिफरेंट हुए तो ये भी कायरल, मैंने 2 यहाँ से कायरल कंपाउंड मिला, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। देख रहे हो, वही इसके पहले जो क्वेश्चन हमने किया उसमें केवल इतना पूछा था कि इस कंपाउंड का हम मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब थोड़ा सा इसमें अलग बोल दिया कि प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो तो ठीक है, कायरल प्रोडक्ट कितने बनेंगे ये बताओ तुम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन को। चलो बगल में देखा जाए 49 नंबर। शुरुआत में दिया हुआ है ब्रोमोमीथेन मैग्नीशियम से रिएक्शन है और नीचे लिखा हुआ है डाइथाइल ईथर। अब यही सब चीज़ जो है ना दे करके स्टूडेंट को जो है पगलाया जाता है। अब तुम बहुत प्रयास करोगे और बहुत सोचोगे कि आखिर ये कंपाउंड दिया ईथर कैसे रिएक्शन करता है हेलो अल्केन से। अरे भाई, तो हेलो अल्केन पूरा हमने पढ़ा, उसमें ईथर का रिएक्शन हेलो अल्केन से डायरेक्ट पढ़ा क्या? नहीं। हाँ, ये जरूर पढ़े कि मैग्नीशियम जब रहता है तो वहाँ मीडियम ईथर होता है, तो यहाँ ईथर ना लिख करके ईथर का कोई कंपाउंड दे दिया है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, ताकि तुम सोचो कि क्या रिएक्शन होगा और आलतू फालतू कुछ आंसर करो। ठीक है, तो ये मीडियम है, सॉल्वेंट है ईथर, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ, याद रखोगे। अभी सिंपल सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन है, CH3Br Mg से मिलेगा तो CH3MgBr, तो ये नहीं बनेगा। यहाँ C2H5 है, एक कार्बन कहाँ से बढ़ेगा? अब तुम नहीं जानकारी रहेगा तो बढ़ाइए दोगे कि 2 कार्बन है तो ऐसे भी बन सकता है, ये भी नहीं होगा। ये दोनों में से कोई एक होगा। CH3MgBr यहाँ भी है, CH3MgBr यहाँ भी है। चलो ठीक है, एक्स में हम मान लिए बन गया CH3MgBr। अब यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है ज़रा ध्यान से इसको देखो, ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ऐसा ये कार्बन है, इसमें 3 CH3 1 2 3 और OH लगा हुआ है, ठीक है।
अब सोचो, हालांकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अल्कोहल बनाने के लिए तो हमने नहीं पढ़ा है इस चैप्टर में, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे, आसानी से कर लोगे। कार्बन गिन लो बस, एक्स जो बना उसमें एक कार्बन है, प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें 4 है, 1 2 3 4। तो ये दोनों हम लोग सोच के रखे हैं कि आंसर यही दोनों में से कोई होगा, ठीक है। यहाँ एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन दिया हुआ है, तो 2 और 1 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा चाहे जो बने, लेकिन वहाँ जो बन रहा है वो 4 कार्बन का बन रहा है। तो फिर यहाँ देख लो, एक कार्बन और देखो 3 कार्बन है, CH3 का होल 2 और एक कार्बन यहाँ, तो 2 और 1 3 और 1 1 4 कार्बन। तो ऑब्वियसली ये दोनों कंबाइन करेंगे तभी 4 कार्बन का कोई प्रोडक्ट बन सकता है। ये अंदाज़ा लगाने हम बता रहे हैं। रिएक्शन तो एक्चुअल जो होता है वो तो तुम आगे का चैप्टर में पढ़ोगे, इसमें पढ़े भी नहीं हो। उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से होकर के अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी दिया हुआ है तो अभी कैसे करोगे इस क्वेश्चन को वो हम बताएं। कार्बन काउंट कर लो, 1 कार्बन यहाँ, 3 कार्बन यहाँ, 4 यहाँ भी 4 चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, तो ऐसे करोगे इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50। नंबर, ये भी काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मेसो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन ऑन डीहैलोजिनेशन gives A but1 B cis but2 C ब्यूटेन और D ट्रांस but2। ऐसा करके पूछेगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा अलग है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक हम लोग नहीं किए इस चैप्टर में। इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, देख ही पा रहे हो, सिस ट्रांस मेसो वगैरह दे करके रखे हुए हैं। तो आ जाओ पहले इसके स्ट्रक्चर पे। मेसो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन का क्या स्ट्रक्चर बनना चाहिए भाई? मेसो का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ये 2 कायरल सेंटर हैं, उसके बावजूद यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई कर रहा है। ये मेसो 2,3 डाइब्रोमो हो गया। अब इससे तुम कैसे समझोगे कि सिस बनेगा ट्रांस बनेगा? ये तो नहीं बनेगा, ये अल्काइन और अल्केन नहीं बनता है। डीहैलोजिनेशन से अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसा करो ना, इसको पहले फिशर में लिखो, इसको पहले फिशर में लिखो। इसके बाद अब इसको सॉहर्स में लेकर के जाओ, सॉहर्स कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से यदि तुम नंबरिंग कर पा रहे हो तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4। अब यहाँ से यदि इस मॉलिक्यूल को हम देख पा रहे हैं तो इसमें नीचे CH3, राइट साइड Br, इधर H, यहाँ Br, यहाँ H। सेम इसमें भी होगा, Br के तरफ Br, H के तरफ H, CH3 CH3। ठीक है, अब इसमें से करना क्या है हमें? किसी एक को रोटेट कर दो, कार्बन नंबर 3 को रोटेट कर दो 180 से, C3 को 180 से। तो जब रोटेट करोगे तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, CH3H Br, ठीक है, और ये CH3 चला जाएगा ऊपर, ये Br आ जाएगा नीचे, ये चला जाएगा ऐसे, बस। और अब इसमें करना क्या है तुम्हें कि 2 ग्रुप जिसे हटाना है वे दोनों ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट होना चाहिए, बस इतना याद रखना। ग्रुप्स टू बी एलिमिनेटेड शुड बी अपोजिट टू वन अनदर, अपोजिट टू वन अनदर।
जैसे यहाँ देखो करवाना क्या था हमें, है डी हेलोजिनेशन, हेलोजन हटाना था, मतलब यहाँ हटने वाले ग्रुप्स हेलोजन है, ये दोनों ब्रोमीन। अब इस वाले स्ट्रक्चर में देखोगे तो दोनों ब्रोमीन सेम साइड है, हमें अपोजिट करना था कि एक ब्रोमीन यदि इधर जा रहा है तो दूसरा ब्रोमीन इधर आना चाहिए, इसलिए हमने एक को रोटेट कर डाला, इसको भी रोटेट करोगे वही बात होगा। रोटेट करने के बाद देखो एक ब्रोमीन इस तरफ आ रहा है तो एक ब्रोमीन इधर जा रहा है, अपोजिट होना चाहिए बस, और करना कुछ नहीं है, ये ब्रोमीन यहाँ और ये वाला आ जाएगा बॉन्ड यहाँ, तो कुल मिला करके Br2 बाहर और कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा HCH3, यहाँ CH3, यहाँ H, क्या बना देखो CH3 अपोजिट साइड है या HH अपोजिट साइड है तो क्या बना, ट्रांस बना ना, ट्रांसप्यूट टू इन, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो ना कैसे करोगे इन क्वेश्चंस को। जहाँ भी स्टीरियो की बात करा इन्होंने, सबसे पहले जो कंपाउंड है उसे फिशर में लिखो, दिया है तो ठीक, नहीं तो लिखो, उसके बाद उसको सॉहर्स में बदलो, और सॉहर्स में जाने के बाद तुम देखो कि दो ग्रुप्स जो हटाने हैं वे दोनों एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं, यदि है तो डायरेक्टली हटा दो वहीं से, और नहीं है देन यू शुड डू दिस, मतलब वे दोनों को अपोजिट लाना होगा, और अपोजिट लाने के लिए रोटेशन करना होगा, फिर यहाँ से समझ में आ जाएगा कि किस तरह का अरेंजमेंट होगा ऐसे। अब डायरेक्टली याद रख लो कि कोई भी मेजर कंपाउंड का हम लोग एलिमिनेशन करेंगे ना तो प्रोडक्ट के रूप में वहाँ यही बनता है, यही बनता है, इसका मतलब ट्रांस अल्कीन बनता है, ऐसा दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये था बिल्कुल नया क्वेश्चन था ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सब क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड एग्जाम में तुम्हें इतना तो टेस्ट करके नहीं पूछेगा, नहीं तो फिर कोई पास भी नहीं कर पाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट 51, क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लें। दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं CH3 BrH, यहाँ भी CH3H Br, एक और है H Br CH3 CH3H Br। पूछा है कि ये 1 और 2 एक दूसरे का क्या है, ये दोनों एक ही कंपाउंड हैं, आइडेंटिकल हैं, दोनों कन्फॉर्मर्स हैं, C ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, D ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। क्या हैं ये एक दूसरे के, ऐसा क्वेश्चन है। अगेन यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री का बात है, अगेन यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री की बात है। देखो आइडेंटिकल तो ये दोनों बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट अलग है, इसमें CH3 अपोजिट है, Br अपोजिट है, HH अपोजिट है, ऐसा इस तरीके से। अब ऐसा करने के बाद एक चीज़ और देख पा रहे हैं हम लोग कि यहाँ है सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्या, और यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री में हम क्या पढ़े कि एक वैसा पॉइंट मॉलिक्यूल के अंदर जिस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में लाइन खींचें तो बराबर दूरी पे सेम चीज़ मिले, HH CH3 Br। अब यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो सवाल ही नहीं है कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो, तो ऑप्टिकल होने से रहा। ज्योमेट्रिकल तो बिना डबल बॉन्ड का होता ही नहीं है, ज्योमेट्रिकल जो है बिना डबल बॉन्ड का होता ही नहीं है, डबल बॉन्ड या रिंग सिस्टम होना चाहिए, तो यहाँ ना तो रिंग है ना तो डबल बॉन्ड है, तो ज्योमेट्रिकल भी होने से रहा। आइडेंटिकल और कन्फॉर्मर में समझना है, आइडेंटिकल तो ये बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ ये ग्रुप अपोजिट है, और यहाँ देखो CH3 सेम साइड,
बी आर सेम साइड, एच सेम साइड, और यहाँ कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो यहाँ यह कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, लेकिन ये अकेले करेगा, ये इसके साथ नहीं होगा। ये अलग हो गया, वो अलग। तो चूंकि यहाँ आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड है, CH3 सेम, BR सेम, H सेम, तो ऐसे कन्फर्मेशन को हम लोग इक्लिप्स्ड कहते थे ना, याद करो। और ये जो अपोजिट वाले थे वे स्टैगर्ड कराते थे। अब इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड बने एक दूसरे का, तो उसको हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर कहते हैं। कॉन्फॉर्मेशनल की कैटेगरी में आता है। सो ये दोनों एक दूसरे के कन्फॉर्मर्स हुए, आइडेंटिकल नहीं है, ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, ऑप्टिकल भी नहीं होगा, क्यों बता दिए। तो ये दोनों एक दूसरे के कन्फॉर्मेशनल आइसोमर से कन्फॉर्मर है। तो आइसोमेरिन भी छूटने वाला चीज़ नहीं है, और ख़ास करके उसमें सेकेंड पार्ट जो था स्टीरियो वाला बात, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो करना ही होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखें, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और फिर आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। धन्यवाद।